नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 10वीं यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में निर्धारित सुमित्रा नंदन पंत की चींटी कविता लेकर के मैं उपस्थित हूँ। आज मैं इस वीडियो में उनके द्वारा लिखी जो चींटी कविता है उसकी व्याख्या मैं इस वीडियो में करूँगा। इनकी चींटी कविता इनके द्वारा रचित युगवाणी काव्य संग्रह से लिया गया है। चींटी को एक कर्मशील प्राणी के रूप में उपमित किया गया है और कवि इस कविता से यह बताना चाहता है कि जिस प्रकार चींटी निरंतर बिना रुके अपना कार्य करती रहती है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए चींटी से सीखना चाहिए। पहले मैं आपको सुमित्रा नंदन पंत के बारे में बताना चाहता हूँ। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म जो सन 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले के कौसानी ग्राम में हुआ था। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रकृति चित्रण अपने रचनाओं में जो किया है वह बड़ा ही अद्भुत है, इसलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। पंत ने अपनी रचनाओं में प्रकृति चित्रण, सामाजिक समस्या, नारी जीवन का चित्रण अपनी रचनाओं में अधिक मात्रा में किया है। इनकी कुछ काव्य संग्रह ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, बहुत सारी रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में बेजोड़ हैं। और सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद का वित्रयी भी कहा जाता है। छायावाद में आपके प्रसाद पंत निराला, तो पंत का नाम छायावाद में प्रमुख रूप से लिया जाता है। इन्होंने अपने द्वारा रचित काव्य सृजन को हिंदी साहित्य में देकर के हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। आज भी सुमित्रा नंदन पंत को हर विद्यालयों में, हर विश्वविद्यालयों में पढ़ा जा रहा है और इन पर बहुत सारे शोध ग्रंथ भी लिखे जा चुके हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सन 1968 में इनकी एक कृति है चिदंबरा, जिन पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय भाषाओं को जो सर्वश्रेष्ठ कृति है उनको दिया जाता है, लेकिन अब कवि की संपूर्ण रचना भी ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। उस समय ज्ञानपीठ पुरस्कार के रूप में 1 लाख रुपए नगद पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला था 1968 में। अब इसकी राशि 11 लाख हो गई है। यह किसी भी भारतीय भाषाओं के रचना के लिए दिया जाता है और यह किसी भी भारतीय भाषा साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो आपके संविधान 8वीं अष्टम अनुसूची में, जो संविधान में जो आपके 22 भाषाएं संविधान में दर्ज हैं, उन 22 भाषाओं के जो रचनाकार अपने कवि सृजन करते हैं उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविताओं के माध्यम से लोगों को चेताया भी और सामाजिक समस्याओं को उत्पन्न किया और हमारे देश के नागरिकों को उससे अवगत भी कराया। आज हम उनके द्वारा लिखित चींटी शीर्षक कविता की व्याख्या हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं और यह युगवाणी से लिया गया है। इनका काव्य संग्रह है, ये युगवाणी काव्य संग्रह है और उसमें से चींटी शीर्षक कविता है, वहाँ से लिया गया है। तो पहले मैं इस कविता को पूरा पढ़ता हूँ और जैसे कि मैंने बताया
कि चींटी कविता लिखने का उद्देश्य कवि का ये रहा है, वह चींटी एक लघु प्राणी होती है, बहुत छोटा सा जीव होता है, लेकिन उसके बाद भी वह निरंतर अपने कर्म में लगनशील रहता है। तो इस चींटी कविता के माध्यम से कवि जो है मनुष्य को प्रेरणा देना चाहता है कि हमें चींटी से कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि अगर मनुष्य निरंतर बिना थके परिश्रम करेगा तो लक्ष्य को अपने अवश्य प्राप्त करेगा। तो पहले हम कविता का पाठ करते हैं। चींटी को देखा वह सरल विरल काली रेखा, तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लगपद पल पल मिलजुल, वह है पिपील का पाती, देखो ना किस भांति, काम करती वह सतत, कन 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 के चुनती अविरत, गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, लड़ती अर से तंग न डरती, दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक, देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन, वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, विचरण करती श्रम में तन्मय, वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह भी क्या देई है तिल सी, प्राणों की रिमिल झिलमिल सी, दिन भर वह मीलों चलती, अथक कार से कभी टलती। तो यहाँ पर एक चींटी, जो लघु प्राणी, आपने चींटी देखा होगा, और जब भी आप देखे होंगे चींटी को कभी विश्राम करते हुए नहीं देखे होंगे, जब भी देखे होंगे चलते हुए देखे होंगे। जो छोटी चींटियाँ होती हैं भूरे रंग की होती हैं, छोटी हल्की सी, और आप भी देखे होंगे दीवारों पर, पत्थरों पर, जमीन पर चलते हुए देखते हैं, और पंक्तिबद्ध यानी एक लाइन में चलती हुई दिखती हैं। और आप जब भी देखेंगे, सुबह शाम दिन रात जब भी देखेंगे, तब भी आपको चींटी चलती हुई दिखाई देंगी, विश्राम करते हुए आपको नहीं दिखाई देंगी। तो आप देखते हैं, चींटी को देखा, कवि मनुष्य से कह रहा है कि क्या आप लोगों ने चींटी को देखा है? वह सरल विरल काली रेखा, वह बड़ा सरल होता है, सरल मतलब ईमानदार, विरल वह बहुत पतला होता है, हल्का होता है, काली रेखा, और वह कवि कह रहा है कि तम की तागे सी जो हिलडुल, जब वो चलती हैं पंक्तिबद्ध होकर के, कवि कहता जैसे कोई काला धागा हो और हिल डुल रहा हो, कोई काला धागा हो जो तनिक से हिल डुल रहा हो, जब वो चलती हैं कवि कहता ऐसा लगता है जैसे कोई काला धागा हो जो हल्का हल्का हिल और डुल रहा हो। काली रेखा मतलब है कि काले धागे की, रेखा मतलब लाइन, पंक्ति। तो तम के, तम मतलब अंधकार, अंधकार मतलब काला, तागा मतलब धागा, हिलडुल। कवि कह रहा है जब ये पंक्ति में एक साथ चलती हैं, पंक्ति बना करके, कवि कह रहे ऐसे लग रहा है जैसे कोई काला धागा हो और वह हल्का सा हिल डुल रहा हो। चलती लगपद पल पल मिलजुल, कवि कह रहा है इनके छोटे छोटे पैर होते हैं, लगपद, लग मतलब छोटा, पद पैर, पल पल मिलजुल। ये जो चींटियाँ होती हैं ये बहुत अत्यंत छोटी प्राणी, अत्यंत छोटी प्राणी होती हैं, और कह रहे लगपद, और अपने छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल, हमेशा हर पर चलती रहती हैं मिलजुल करके, यानी आपस में इनकी मिलजुल करके ये जो है अपने छोटे छोटे पैरों से चलती रहती हैं। वह है पिपील का पांति, पिपील का कहते हैं चींटी को, पांच वाली पंक्ति। कवि कहता है उधर देखो और चींटी की पंक्तियों को देखो, देखो ना किस भांति, देखो ना किस तरह से काम करती वह अपना काम सतत मतलब निरंतर, सतत मतलब निरंतर लगातार कर रही हैं। कण कण के चुनती व्रत, और दाने का एक एक कण, कण के चुनती अविरत, अविरत मतलब लगातार, बिना रुके, लगन, एकदम तल्लीन होकर के, कण 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 के चुनती व्रत। आप देखते हैं कि चींटी जो हैं एक एक दाना लेकर के धोती हुई जाती हैं और अपने घर में जाकर इकट्ठा करती हैं। अब देखो चीनी उन्हें जब ज़मीन पर जब बिखर जाती है
तो आप कुछ देर बाद देखिए चींटियाँ आ जाती हैं, चींटी के दान लेकर के होना शुरू कर देती हैं, एक एक चींटी लाइन बना करके। देखिए कन 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 के कनकी चुनती है व्रत, कह रहे हैं कि वह जो है वो चींटी की पंक्तियों को देखो किस तरह से वह निरंतर अपने कार्य को करती रहती हैं और कण कण एक एक कण को चुनती हुई अविरत और लगातार एकदम तल्लीन भाव से अपना कार्य करती रहती हैं। गाय चराती, धूप खिलाती, हुए अपने गाय को भी चराती हैं। जीव विज्ञान में कहा गया है कि चींटियों की गाय भी होती हैं, अपने गाय भी चराती हैं, धूप खिलाती और उन्हें धूप का सेवन भी कराती हैं अपने गायों का। बच्चों की निगरानी करती, यही नहीं उनके जो अंडे होते हैं उनकी भी सुरक्षा भी रखती हैं, उनका देखभाल भी करती हैं। लड़ती अरसे तक नहीं डरती और उनके जो शत्रु होते, अरे मतलब शत्रु और शत्रुओं से अपने और अपने बच्चों की रक्षा करती हैं, बिल्कुल नहीं डरती। दल के दल सेना संवारती और ये समूह बनाकर, इसे लगता है सेना जैसी सेना होती है, कदम ताल मिलाते हुए एक लाइन चलती है। उससे क्या कह रहे हैं कि ये जो चींटियां हैं ये सेना बना करके और घर आंगन जनपद बुहारती, अपने सेना को संवारते हुए यानी पंक्तिबद्ध होकर के घर आंगन, चाहे घर हो चाहे आंगन हो, जनपद बुहारती, चाहे राज्य मार्ग हो, जिस रास्ते से जा रहे हैं उन रास्तों को साफ करते हुए चलते हैं। आप देखिए जब भी चींटी की पंक्ति को देखेंगे, जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाएंगे तो जो जिस रास्ते से वो जा रही हैं वहाँ आप देखेंगे तो साफ यानी गंदगी को साफ करते हुए चलते रहते हैं। चींटी है प्राणी समाज, जिस प्रकार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होता है, मनुष्य का एक समाज होता है, उसी प्रकार चींटी भी एक सामाजिक प्राणी है, इनका भी एक समाज होता है। वह श्रमजीवी, वह जो है परिश्रम करके अपनी जीविका चलाती हैं। श्रमजीवी मतलब होता है जो परिश्रम करके मेहनत करके अपना जीविका चलाए, अपना भरण पोषण करे, उसे कहते हैं श्रमजीवी। तो कह रहे वह श्रमजीवी, चींटियाँ भी श्रमजीवी होती हैं, वह कर्म करके मेहनत करके अपना भरण पोषण या अपने बच्चों का भरण पोषण करती हैं। वह सुनागरिक, चींटियों के अंदर एक अच्छे नागरिक के पूरे गुण पाए जाते हैं। देखा चींटी को, आप लोगों ने चींटी को देखा, उसके जी को, उसकी लगन को, जी मतलब लगन, भूरे बालों की सी कतरन। यहाँ पर कवि ने चींटी की तुलना जो है भूरे रंग के बाल जो होते हैं, कुछ भूरे रंग की चींटियाँ भी होती हैं, तो उसका वर्णन कर रहे हैं कि भूरे बालों की सी कतरन, छिपन है उसका छोटापन। कवि कह रहा है कि अब चींटी को देखोगे ऐसा लगता है जैसे कोई भूरे रंग का कोई बाल हो और उसका कतरन हो, यानी छोटे छोटे उसके कतरन हो, टुकड़े हों, छिपा नहीं उसका छोटापन। कवि कहता है कि चींटी अत्यंत छोटा जीव होती है, छोटे जीव कोई होता नहीं है और उसका जो छोटापन है वह किसी से छिपा नहीं है। सब जानते हैं कि चींटी सबसे छोटी प्राणी होती है। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर, वह पूरी पृथ्वी पर निर्भर मतलब निडर होकर के बिना डरे विचरण करती श्रम में तन में, वह विचरण करती रहती हैं श्रम में तन में, अपने कर्म में अपने परिश्रम में तन में होकर के तल्लीन होकर के वह जीवन की जिंदगी अक्षय और अपनी जीवन के अंदर जो उनके अंदर अंगार है, यानी कि कोई भी कार्य करने की जो एक कोशिश है या एक जज्बा है, उस अक्षय मतलब वह जज्बा उनके अंदर हमेशा स्थिर रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। अक्षय मतलब जो कभी नष्ट ना हो। वह भी क्या देही है तिल से, कभी कहता है उसका शरीर जो है एक तिल के बराबर, एक तिल के दाने के बराबर होता है, एक छोटा प्राणों की झिलमिल झिलमिल से। इसके बाद भी जो तिल के आकार, एक तिल के दाने के आकार वाली जो चींटी है, वह अपने प्राणों की चमक से और मिलजुल करके ये चींटियाँ जो हैं दिन भर में वह मीलों चलती, वह दिन भर में मीलों चली जाती हैं। एक मील बराबर जो होता है वह लगभग 1600 मीटर के बराबर होता है। एक मील बराबर 1600 मीटर के बराबर होता है। यानी ये जो चींटियाँ हैं अपने प्राणों की चमक यानी अपने प्राणों के भी विश्वास करके और रिलमिल झिलमिल और रेला बनाते हुए, पंक्ति बनाते हुए आपस में मिलजुल करके ये दिन भर में कई मील चल जाती हैं। अथक कार से कभी चलती और न कभी थकती हैं और कार से कभी चलती और अपने कार्य को कभी भी अगले दिन के लिए नहीं टालती हैं।
अपना कार्य तुरंत का तुरंत करती हैं, अगले दिन के लिए टालती नहीं हैं। तो इस तरह से मैंने आपको चींटी कविता की व्याख्या बताई। कुल मिलाकर के इस कविता का सार ये है कि आज के जो मनुष्य हैं समाज के, इन समाज के मनुष्य को जो छोटी सी जीव है चींटी, इनको देखें और इनसे सीखें किस तरह से एक छोटा सा प्राणी अपने कार्य को न कभी टालता है, न अपने कार्य को कभी भी रोकता है, और हमेशा जो भी कार्य करते हैं ये तल्लीन पूर्वक मन लगा करके करते हैं। उसी प्रकार चींटी की भांति भी मनुष्य को चाहिए कि वह जिस कार्य को करने जा रहा है, जिस कार्य को कर रहा है, उसमें पूरी तन्मयता से, पूरे मन से अगर उसके कार्य को करे, और जब तक उसे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक उसे रुकना नहीं चाहिए। ये चीज़ कवि ने चींटी के माध्यम से सुधारने का प्रयास किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो चींटी कविता मैंने इस वीडियो में व्याख्या की वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके मित्र यार जो भी इस विद्यालय में या किसी अन्य विद्यालय में पढ़ते हैं तो उनको भी शेयर करें, जिससे वो भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में सुमित्रानंद पंत की 2 कविताएं हैं। एक चींटी जिसकी व्याख्या मैंने भी कर दी, और दूसरा है चंद्रलोक में प्रथम बार। ये कविता जो है इस सत्र नहीं पढ़ना है, क्योंकि कोरोना की वजह से सरकार ने इस चैप्टर को हटा दिया है। ठीक है, तो सुमित्रानंदन पंत का केवल एक ही कविता पढ़नी है जो मैंने आपको पढ़ा दी है। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा। और इसकी व्याख्या जो है आपको कॉपी में नहीं करनी है, केवल आपको तैयार करना है। बहुत सरल व्याख्या है, कुछ नहीं है। और सुमित्रानंदन पंत की जो जीवन परिचय है आप इसे पढ़ेंगे और अपने काव्य खंड कॉपी में आपको लिखना भी है। ठीक है, इसके बाद कुछ बच्चे पूछते हैं एक प्रश्नोत्तर, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें प्रश्नोत्तर नहीं आता है काव्य खंड में। काव्य खंड से केवल जीवन परिचय 3 अंक आता है और 6 अंक व्याख्या आती है। ठीक है, और इसके अलावा काव्य खंड से कुछ नहीं आता है। केवल काव्य साहित्य का इतिहास आता है 5 अंक का, जो इस काव्य खंड के शुरू में दिया हुआ है यहाँ पे। अगर आप पढ़ें, यहाँ से पढ़ लेंगे हिंदी काव्य का इतिहास, ये देखिए, ये आपको पढ़ने होंगे, ये पढ़ने होंगे। यहाँ से 5 अंक आते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास में से आता है वो कभी कभी जीवन परिचय के बारे में पूछ लेते हैं। जैसे सुमित्रानंद पंत के ग्रंथ ही पूछ ले, ग्रंथ ही काव्य संग्रह किसका है, तो आप जीवन परिचय पढ़े रहेंगे तो फिर वहाँ पर दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, तो केवल व्याख्या आपको इसमें तैयार करना है। चींटी कविता की व्याख्या कॉपी में नहीं करनी है, केवल आपको इसे तैयार करना है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मैं नए वीडियो के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।